Hello Pinky, hello Chintu. Hello Chintu and Rahul, how are you both? Hey friends, nice to meet you both here. फ्रेंड्स तुम्हें पता है आज हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड हुआ है। हाँ राहुल, you are right. आज मेरे को भी मेरे मोबाइल फोन पे न्यू वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आया था। Same here guys, I also got a notification. So why not guys, let's watch the video together and learn something new. Yes, let's learn Hindi. Yes, let's watch the video. Let's watch the video. नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे हिंदी एवं संस्कृत पाठशाला चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और प्रिय छात्रों, मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें और अच्छे से पाठ को समझें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे क्लास 10th का पाठ 5वां पर्वत प्रदेश में पावस कविता के MCQ। चलो शुरू करते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस कविता के MCQ। प्रकृति प्रतिपल अपना रूप क्यों बदल रही है? प्रकृति जो है अपना रूप प्रतिपल मीन हर पल क्यों बदल रही है? प्रकृति बदलती रहती है। ख, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। ग, धूप के कारण या फिर बादलों और धूप की आंख मिचौनी के कारण। तो छात्रों, आपको मेरा उत्तर देने से पहले अपना उत्तर सोच के रखना है। तो सही उत्तर है बादलों और धूप की आंख मिचौनी के कारण प्रकृति जो है प्रतिपल अपना रूप बदल रही है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता का सौंदर्य किस पर निर्भर करता है? पर्वत प्रदेश में पावस कविता का जो सौंदर्य है किस पर निर्भर करता है? अनेक शब्दों पर, कविता की संगीतात्मकता पर, चित्रमयी भाषा पर या उसके अर्थ पर। तो छात्रों, पर्वत प्रदेश में पावस कविता का जो सौंदर्य है वह कविता की संगीतात्मकता पर निर्भर करता है। बादलों के छा जाने से क्या होता है? जब बादल छा जाते हैं तो क्या होता है? पर्वत अदृश्य हो जाता है, सब सुंदर लगता है, मौसम सुहावना होता है या फिर कुछ दिखाई नहीं देता। जब बादलों में पर्वत छा जाते हैं तो ये सारा कविता में से लिया गया। कविता में और वैसे भी हमारी रियल लाइफ में आप देखते हैं जब बादल होते हैं तो उनके छा जाने से क्या हो जाता है? तो कविता में तो पर्वत अदृश्य हो जाता है। बादलों के छा जाने से पर्वत दिखाई नहीं देते। ऊंचे वृक्ष आसमान की ओर कैसे देखते हैं? ऊंचे वृक्ष आसमान की ओर कैसे देखते हैं? शांति से, हंसकर, एकटक होकर, चुपचाप। तो कवि ने इस कविता में जो किस ज़्यादा छात्रों अलंकार मानवीकरण का प्रयोग किया है, जिसमें प्रकृति को मानव की तरह ही दिखाया गया है। तो इस कविता में सबसे ज़्यादा अलंकार जो है मानवीकरण अलंकार है, अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो वृक्षों की तुलना भी उसने मनुष्य से की है। तो ऊंचे वृक्ष जो हैं आसमान की ओर कैसे देखते हैं? एकटक होकर। इस कविता में कवि ने किसका संजीव चित्रण किया है? संजीव मीन जिसमें जान हो, संजीव चित्रण किया है। पावस ऋतु का, बादलों का, झरनों का, प्रकृति का। तो इस कविता में छात्रों कवि ने पावस ऋतु का संजीव चित्रण किया है। आकांक्षाओं को पाने के लिए किसकी आवश्यकता है? जो हमारी आकांक्षाएं हैं उनको पाने के लिए किसकी आवश्यकता है? एकाग्रता की, शांत मन और चित्त की एकाग्रता की, शांति की या ईश्वर की? तो छात्रों, इसमें सही आंसर है शांत मन और चित्त की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। जब हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, आकांक्षाएं प्राप्त करनी हैं, तो हमें क्या होना है? शांत मन और एकाग्रचित्त होकर हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।
मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? अब कविता की पंक्तियों में मेखलाकार शब्द आया है तो उसका अर्थ बताना है। गोल सा, धरती के समान गोल सा, चांद के समान गोल या करघनी के समान गोल। तो छात्रों यहाँ पर कविता में मेखलाकार शब्द का प्रयोग किया गया है, करघनी के समान गोल। सहस्त्रदीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है? सहस्त्रदीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है? हजारों पुष्परूपी आंखें, हजारों आंखें, हजारों पुष्प, घ आंखों के लिए। तो छात्रों यहाँ पर सहस्त्र होता है हजारों, दीर्घ दीर्घ होते हैं आंखें, सुमन होते हैं पुष्प। तो सही साफ सुथरे अर्थों में आपको बता देते हैं कि इसका सहस्त्र दीर्घ सुमन से तात्पर्य है हजारों पुष्प रूपी आंखें, हजारों पुष्प रूपी आंखें। शाल के वृक्ष धरती में क्यों धंस गए? जो शाल के वृक्ष है धरती में क्यों धंस गए? धरती के हिलने से, भयानक रूप से, वर्षा के भयानक रूप से डर कर, धरती के घूमने से। तो छात्रों आपको बताना है कि कविता में शाल के वृक्षों को धंसने की बात की गई है। तो क्यों धंस गए? क्योंकि वर्षा के भयानक रूप से डरकर जो शाल के वृक्ष थे वे धरती में धंस गए। इस कविता में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया तो आपको याद होगा, तो ऑप्शन देख के आप राइट ऑप्शन बता सकते हैं। उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो पर्वत प्रदेश में पावस कविता में सबसे ज़्यादा कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार की विशेषता ये होती है कि उसमें प्रकृति को भी मानव मनुष्यों की तरह दिखाया गया है। सुमित्रानंदन पंत की आरंभिक कविताओं में क्या झलकता है? क्या झलकता है? सुमित्रानंदन पंत की आरंभिक जो शुरू में लिखी कविताएं हैं उनमें क्या झलकता है? किसका रूप झलकता है? प्रकृति का, सौंदर्य का, प्रेम का या प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद का? तो छात्रों यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद का रूप झलकता है। सुमित्रानंदन पंत ने कविता कब लिखनी शुरू की? तो छात्रों आपको बताना है, अगर आपने सुमित्रानंदन पंत का परिचय नहीं पढ़ा है तो आप पहले उसका परिचय पढ़ लें, फिर उसके बारे में उसके बाद आप इस कविता का समरी पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको कविता का भावार्थ जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सुमित्रानंदन पंत ने कविता कब लिखनी शुरू की थी? बचपन में, विद्यालय में, शहर में या कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो सुमित्रानंदन पंत ने छात्रों कविता बचपन में ही लिखना शुरू कर दी, बचपन से ही लिखना शुरू कर दी थी। रव शेष रह गए, रव शेष रह गए निर्झर का क्या अर्थ है? ये पंक्ति जो है कविता में आई है तो इसका आपने अर्थ बताना है कि क्या अर्थ है। झरनों के अवशेष दिखाई देते हैं, या झरने ने आवाज़ करनी बंद कर दी है, या फिर झरने दिखाई देने बंद हो गए हैं और उनकी आवाज़ गूंजती शेष रह गई है, या फिर केवल झरना शेष रह गया है। तो छात्रों रव होता है रव शेष रह गए हैं निर्झर का क्या अर्थ है कि जो झरने हैं, झरने दिखाई देने बंद हो गए हैं, उनकी आवाज़ गूंजती शेष रह गई है, कि उनके गूंजने की आवाज़ ही हमारे कानों में सुनाई पड़ती है और उनका जो है दिखाई देने बंद हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। दर्पण सा फैला है विशाल में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पर सा प्रयोग हुआ है, दर्पण सा, तो ये भी एक अलंकार की निशानी है कि उसमें कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार या मानवीकरण अलंकार। तो छात्रों यहाँ पर जहाँ भी सा, सी, मनु, जनु, तनु दिखाई दे तो
मानों में तो उत्प्रेक्षा अलंकार, और सा सी सु तो ये दिखाई दे तो उपमा अलंकार। तुलना की होती है उसमें। पहाड़ों की छाती पर झरने कैसे प्रतीत हो रहे हैं? छात्रों, आपको बताना है कि पहाड़ों की छाती पर झरने कैसे प्रतीत हो रहे हैं। मोती की लड़ियों के समान सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, या वृक्षों के समान सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, या फिर विशाल नदियों के समान प्रतीत हो रहे हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों, पहाड़ों की छाती पर जो झरने हैं वह ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे मोती की लड़ियों के समान, लड़ियों में मोती पिरोए गए हों, मोती की लड़ियों के समान सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो ये थे कुछ MCQ प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।